शुरुआत करते हैं। हॉल के बीच में एक बड़ा सा वृत्त बना था। इस वृत्त के बीच पंचकोणीय एक आकृति बनी थी। पंचकोणीय आकृति के बीच एक बड़ा सा दीपक जल रहा था। वृत्त के चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां लगी थी। वृत्त के सामने डॉक्टर ब्रह्मानंद ध्यान लगाकर बैठे थे। वृत्त के दूसरी तरफ ठीक उनके सामने उनका सहायक अशोक बैठा था। एक तरफ सारिका और चेतन बैठे थे। वृत्त के 3 तरफ लोग बैठे थे। एक हिस्सा आत्मा के लिए रिक्त था। डॉक्टर ब्रह्मानंद अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर उस आत्मा का आवाहन करने का प्रयास कर रहे थे। अशोक मंत्रोच्चार के साथ कुछ तांत्रिक विधियां कर रहा था। सारिका ने चेतन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। किसी भी क्षण वह आत्मा जो उनके प्यारे घर में रह रही थी उनके सामने आने वाली थी। दोनों के मन में घबराहट और उत्सुकता के मिले जुले भाव थे। अचानक वृत्त में जलते दीपक की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगी। सभी ने अनुभव किया कि आत्मा के लिए रिक्त स्थान पर कोई है। डॉक्टर ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें खोल ली। आत्मा वाले स्थान की तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोला, कौन हो तुम? क्यों इनके घर पे कब्जा कर रखा है? इन भले लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? मेरा नाम बिंदिया है। ऐसा लगा मानो कि दूर से कोई गूंजती हुई आवाज आ रही हो। पहली बार उस आत्मा ने उनसे बात की, उन्हें अपनी पहचान बताई थी। वह अतृप्त आत्मा बिंदिया थी। चेतन और सारिका के भीतर एक सिरहन सी दौड़ गई। डॉक्टर ब्रह्मानंद ने कहा, बिंदिया, तुम इन लोगों से क्या चाहती हो? मुझे इन लोगों की मदद चाहिए। सारिका ने हिम्मत कर कहा, हमसे क्या मदद चाहिए? अपनी पूरी कहानी हमें बताओ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से यहाँ कमाने आई थी। बिंदिया ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। बिंदिया बिहार के कटिहार जिले के एक छोटे से गांव की निवासी थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चाहकर भी वह 8वीं कक्षा से अधिक नहीं पढ़ सकी। 15 साल की कच्ची उम्र में उसकी शादी 28 साल के ब्रिजेश से हो गई थी। ब्रिजेश पटना के एक व्यापारी राधेलाल गुप्ता का ड्राइवर था। 2 साल बाद जब बिंदिया का गौना हुआ तो ब्रिजेश उसे भी अपने साथ पटना ले आया। ब्रिजेश उसे बहुत प्यार करता था। उसके साथ बीत रहा था। गौने के 2 साल बाद बिंदिया ने एक बेटे को जन्म दिया। वह बहुत सुंदर था। अपनी मुस्कान से सबको मोह लेता था। उसका नाम मोहन रखा गया। ब्रिजेश मोहन के आने से बहुत खुश था। वह उसे बहुत प्यार करता था। जब भी फुर्सत मिलती उसे गोद में लेकर बैठ जाता, उसके साथ खेलता। वह जब भी बाहर जाता तो मोहन के लिए कोई ना कोई खिलौना लेकर अवश्य आता। किंतु मोहन को पिता का प्यार अधिक दिनों तक नसीब नहीं हुआ। अभी वह 1 साल का भी नहीं हो पाया था कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। ब्रिजेश अपने मालिक को एयरपोर्ट छोड़कर लौट रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर मोहन के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वह तेजी से कार चला रहा था। वह अपनी धुन में चला आ रहा था कि अचानक कार के सामने साइकिल पर सवार एक आदमी आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ब्रिजेश ने कार को थोड़ा मोड़ दिया। तेज गति के कारण कार अनियंत्रित होकर हवा में गुलाटी खाते हुए पलट गई। ब्रिजेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ब्रिजेश की मृत्यु के बाद बिंदिया मोहन को लेकर अपने ससुराल आ गई, किंतु उन लोगों ने ब्रिजेश की असमय मौत का जिम्मेदार उसे ठहराते हुए उसे घर से निकाल दिया। बिंदिया रोई, गिड़गिड़ाई, अपने दूध मुहे बच्चे का वास्ता दिया, पर उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। हारकर बिंदिया को अपनी माँ के पास जाना पड़ा। बिंदिया की माँ गांव में छोटे मोटे काम कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। बेटी और नाती के आ जाने से स्थिति और खराब हो गई। माँ की मदद करने के लिए बिंदिया ने भी माँ के साथ काम पर जाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी 2 वक्त की रोटी बड़े मुश्किल से जुट पाती थी। बिंदिया ने महसूस किया कि इस तरह वह मोहन का भविष्य नहीं संवार पाएगी। ब्रिजेश अक्सर उसे कहता था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाएगा। ब्रिजेश तो इस इच्छा के साथ चला गया, पर बिंदिया अब मोहन को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। बिंदिया रात दिन यही सोचती रहती थी कि वह क्या करे जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो। पढ़ी लिखी वह नहीं थी कि शहर जाकर कोई नौकरी कर सके। गांव में रहकर तो पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था। वह इसी चिंता में घुली जाती थी कि आगे क्या होगा। बिंदिया
जब ब्रिजेश के साथ गुप्ता जी के लिए सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, तब जरूरत पड़ने पर श्रीमती गुप्ता उसे बंगले पर काम करने के लिए बुला लेती थी। इससे उसे कुछ आमदनी भी हो जाती थी। इस तरह से उसे बड़े घरों में काम करने का कुछ तजुर्बा हो गया था। उसने सोचा कि वह शहर जाकर किसी के घर काम करेगी, किंतु इसमें भी समस्या यह थी कि बिना जान पहचान के उसे काम देगा कौन। वह ब्रिजेश के मालिक के अलावा शहर में किसी को जानती भी नहीं थी। उसे बहुत कम उम्मीद थी कि वह लोग उसकी सहायता करेंगे। फिर भी उसने एक बार किस्मत आजमाने की सोची। जब वह सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी तो आवश्यकता पड़ने पर श्रीमती गुप्ता उसे फोन करके बंगले में बुलाती थी। उनका नंबर अभी भी बिंदिया के पास था। बिंदिया ने उस नंबर पर फोन किया। पहले तो श्रीमती गुप्ता फोन करने के लिए उस पर नाराज हुई, किंतु जब बिंदिया ने उन्हें बताया कि वह थोड़ी सहायता के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं चाहती और उन्हें अपनी कठिनाई बताई, तो वह कुछ नर्म पड़ी। बिंदिया ने उसे अपने बंगले पर काम देने की प्रार्थना की। इस पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके बंगले पर तो पहले से ही काम करने वाले लोग हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनकी बात सुनकर बिंदिया ने प्रार्थना की कि वह किसी और घर में उसके लिए काम की व्यवस्था कर दें। श्रीमती गुप्ता ने उससे कहा कि वह देखेंगी, यदि उसके लायक कोई काम हुआ तो उसे फोन कर बता देंगी। उस दिन के बाद बिंदिया बेसब्री से श्रीमती गुप्ता के फोन का इंतजार करने लगी। दिन पर दिन बीतते गए, किंतु कोई फोन नहीं आया। मोहन अब 1.5 साल का हो चुका था। तोतली जबान में मीठी मीठी बातें करता था। जब भी वह बिंदिया की गोद में बैठता, उसके भविष्य की चिंता बिंदिया को परेशान कर देती थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह उसे एक अच्छा काम मिल जाए, पर बीतते समय के साथ वह निराश होने लगी थी। श्रीमती गुप्ता के फोन का इंतजार करते हुए बिंदिया को 3 माह से अधिक का समय हो गया था। बिंदिया पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर एक दिन निराशा में से आशा की किरण बनकर श्रीमती गुप्ता का फोन आया। श्रीमती गुप्ता ने उसे बताया कि उन्होंने अपनी किटी पार्टी की सहेली मिसेस तिवारी के यहाँ उसके काम की व्यवस्था कर दी है। मिसेस तिवारी की बहू ने बेटी को जन्म दिया है। वह माँ बेटी की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ काम करने को तैयार है। पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने बेटे को साथ नहीं रख सकती हो। उसे अपनी माँ के पास छोड़कर आना होगा। बिंदिया एक दुराहे पर खड़ी थी। एक तरफ अच्छे भविष्य को जाने वाली सड़क थी, दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चे से अलग होने की मजबूरी थी। लेकिन बिंदिया ने मोहन के भविष्य को ध्यान रखते हुए कलेजे पर पत्थर रखकर उससे अलग होने का फैसला किया। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी बात सुनकर वह बोली, बिटिया, अब इस उम्र में छोटे बच्चे को अकेले संभालना मुश्किल होगा। फिर छोटा बच्चा माँ के बिना रहेगा कैसे? अम्मा, समझने की कोशिश करो। यहाँ रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। मोहन के लिए ही मुझे उससे अलग होना होगा। हम तुम्हारी तकलीफ समझ रहे हैं, पर तुम्हारे अलावा किससे मदद मांग सकते हैं? अम्मा, हम वहाँ जो कमाएंगे उसमें से तुम्हें हर महीने पैसा भेजते रहेंगे। तुम्हें भी अब मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बिंदिया की पैसे भेजने वाली बात उसकी माँ को समझ में आ गई। वह मोहन की देखभाल करने को तैयार हो गई। बिंदिया ने मोहन को धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मम्मी को उसे नानी के पास छोड़कर जाना पड़ेगा, ताकि मोहन के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद सकें। पर जिस दिन वह पटना जा रही थी, मोहन जोर जोर से रोने लगा। मन को मुश्किल से कड़ा करके बिंदिया पटना जा सकी। बिंदिया ने मिसेस तिवारी के घर काम शुरू कर दिया। वह पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम करती थी। जल्द ही उसने सबको अपने काम से प्रभावित कर दिया। बिंदिया अधिक पढ़ी नहीं थी, पर आसपास की चीजों को परखने की अच्छी समझ थी उसे। उसने जान लिया कि बड़े घरों में काम करना है तो अपने तौर तरीकों में कई बदलाव करने होंगे। उसने उन लोगों के बोलने, उठने, बैठने के तरीकों पर ध्यान देना शुरू किया। उनके अनुसार अपने भीतर बदलाव किए। हर महीने पैसे मिल जाने से बिंदिया की माँ भी खुश थी। वह मोहन की देखभाल कर रही थी। मोहन जब भी बिंदिया से फोन पर बात करता तो एक ही सवाल पूछता कि मम्मी, मेरे पास कब आओगी? उसके इस सवाल का बिंदिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे बहलाने का प्रयास करती कि वह जल्द ही ढेर सारे खिलौने लेकर उसके पास आएगी। मोहन से बात कर बिंदिया उदास हो जाती थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द वह वादे के मुताबिक खिलौने लेकर अपने बेटे के पास जाए, पर वह यह नहीं जानती थी कि आखिर वह दिन आएगा कब। मिसेस तिवारी के यहाँ काम करते हुए बिंदिया को 1 साल हो गया था। उनकी पोती अब 1.25 साल की हो गई थी।
उसे खिलाकर वह अपने भीतर दबी ममता को कुछ हद तक शांत कर देती थी। मिसेस तिवारी की बहू ने अब अपने पति के पास अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। मिसेस तिवारी ने बिंदिया को बता दिया कि अब आगे उन्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। बिंदिया खुश थी कि अब मोहन के पास जा सकेगी, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की भी फिक्र थी कि अब आगे गाड़ी कैसे चलेगी। इस काम से छुट्टी होने पर वह दूसरा काम कैसे तलाशेगी। काम नहीं मिला तो मोहन को पढ़ाने का सपना कैसे पूरा करेगी। लेकिन उसके दूसरे काम की व्यवस्था हो गई। करुण घोषाल का मिसेस तिवारी के यहाँ आना जाना था। अपने व्यापार के सिलसिले में जब भी वह पटना आते तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। उन्होंने बिंदिया को लगन के साथ काम करते देखा था। घोषाल बाबू झारखंड में रहते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक विला खरीदा था। वह नोएडा में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी पूंजी लगाने के इच्छुक थे, इसलिए कुछ समय नोएडा के अपने विला में रहना चाहते थे। 55 साल के घोषाल बाबू का कई साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। उनकी इकलौती बेटी फ्लोरिडा में रहती थी। 2-3 सालों से उससे भी उनका कोई संपर्क नहीं था। वह अकेले थे। अपनी देखभाल के लिए किसी को साथ रखना चाहते थे। उन्होंने मिसेस तिवारी से बिंदिया के बारे में बात की। उन्होंने कह दिया कि वह स्वयं बिंदिया से बात कर लें। नया काम मिलने से बिंदिया बहुत खुश हुई। उसने घोषाल बाबू से विनती की कि क्या वह कुछ दिनों के लिए अपने बेटे से मिलाए। घोषाल बाबू ने कहा कि उन्हें 3 दिन बाद ही निकलना है। यदि वह चलना चाहे तो चले, अन्यथा वो वहां किसी और को ढूंढ लेंगे। बिंदिया के सामने एक बार फिर असमंजस की स्थिति आ गई। एक तरफ वह मोहन से मिलने को तड़प रही थी, दूसरी तरफ वह यह भी जानती थी कि यदि घोषाल बाबू को मना कर दिया तो उसे दूसरा काम मिलने में बहुत कठिनाई होगी। काम की उसे सख्त जरूरत थी। मोहन की अच्छी परवरिश के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। यह सोचकर वह घोषाल बाबू के साथ जाने को तैयार हो गई। उसने अपनी माँ को फोन कर सब बता दिया। उसने कहा कि अब वह पहले से कुछ और अधिक पैसे भेज सकेगी। उसकी माँ मान गई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते रहें कुकू FM। बिजनेस में भी पूंजी लगाने के इच्छुक थे कि मम्मी मेरे पास कब आओगी। उसके इस सवाल का बिंदिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे बहलाने का प्रयास करती कि वह जल्द ही ढेर सारे खिलौने लेकर उसके पास आएगी। मोहन से बात कर बिंदिया उदास हो जाती थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द वह वादे के मुताबिक खिलौने लेकर अपने बेटे के पास जाए, पर वह यह नहीं जानती थी कि आखिर वह दिन आएगा। तो दोस्तों, ये मिसेस था तिवारी के यहाँ काम करते हुए बिंदिया को हॉरर 1 साल हो स्टोरी गया था। उनकी पोती विला अब 1.25 साल की हॉरर हो गई विला थी। का अगला पार्ट। और इस पार्ट में हमने देखा कि इस हॉरर विला के पीछे की कहानी क्या थी। वो आत्मा जब डॉक्टर स्वरूपानंद और सारिका और चेतन ने जब उस आत्मा से बातें की तो उस आत्मा ने अपनी कहानी बताई कि वो आखिरकार इस विला में कैसे फंसी। तो ये कहानी अभी आगे बढ़ी है और वो उस आत्मा का एक बच्चा था, उसकी एक लाइफ थी, तो वो कैसे मरी अगले एपिसोड में हम जान पाएंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ भुवन विला में आने के बाद कि उसकी मृत्यु हुई। उसके साथ क्या हुआ कि वो दुनिया छोड़ के चली गई और उसका बेटा अनाथ हो गया। तो ये सभी चीज़ें अगले एपिसोड में देखेंगे, हम जानेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए बताएं आपको किस तरीके का कहानी चाहिए। तो मैं उस कहानी पे काम करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।